और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बयान सामने आया है। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, यह बात ईरान की तरफ से कही गई है। दरअसल इजराइल ने बेगुनाहों की हत्या की, यह दावा ईरान कर रहा है। ईरान ने कहा कि हमने बेगुनाहों पर हमला नहीं किया, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, उसे हमने निशाने पर लिया है। संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार, यह कहना ईरान का, और जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई हम करेंगे। तो ईरान का बयान इस हमले पर सामने आया है कि आत्मरक्षा में यह कदम उठाया गया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई करेंगे और हमें आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार। इजराइल ने बेगुनाहों की हत्या की, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने बेगुनाहों पर हमला नहीं किया है, यह सफाई ईरान की तरफ से दी गई है। दरअसल इजराइल का जो रुख है बहुत ही आक्रामक नजर आ रहा है इस हमले के बाद, और ऐसे में ईरान का यह बयान सामने आया है, महत्वपूर्ण बयान। आपको बता दें, ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हमने बेगुनाहों पर हमला नहीं किया, सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। संप्रभुता की बात कही गई ईरान की तरफ से कि संप्रभुता की रक्षा के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे इलाके की अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो तनाव बहुत ज्यादा यहां पर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी, ये ईरान कह रहा है। तो मतलब इसका क्या निकाला जाए, सवाल तो अब यह भी है। इस पूरी खबर पर और विस्तार से जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं, उनके पास में आपको लिए चलूंगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब भी मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे विशाल मैं समझना चाहूंगा अभी की जो मौजूदा स्थिति है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और वहां से आपको कुछ अपडेट अगर और मिला हो। देखिए अखिलेश, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान ने अपनी आत्मरक्षा में ये हमले किए हैं और अपने इस बयान में हानिया के साथ साथ हसन नसरुल्लाह की मौत का जिक्र भी ईरान की तरफ से किया गया कि कैसे बेरूत में एक एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, और इन दो मौतों के बाद ही ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, ये ईरान का दावा है। और ईरान यह भी कह रहा है कि आगे भी वो पूरी तरह से तैयार है, अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो आत्मरक्षा में ईरान भी कदम उठाने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही साथ बिना अमेरिका का नाम लिए ईरान ने अपने इस बयान में यह भी कहा है कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर इसमें शामिल होता है तो ईरान सीधे चेतावनी उस थर्ड पार्टी को देना चाहता है कि इसमें शामिल ना हो, यानी ईरान अमेरिका को भी धमकी देता हुआ या चेतावनी देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कल रात ही 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल की ओर दागी गई हैं। हालांकि इजराइल का यह दावा है कि सभी मिसाइल्स को आयरन डोम सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। कुछ मिसाइलें खुले क्षेत्र में जरूर गिरी थी, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी 80% जो मिसाइलें थी उनका हमला सफल रहा है। लेकिन इस दावे में बहुत सारी चीजें साफ नजर अभी तक नहीं आ पा रही हैं, लेकिन इजराइल एक तैयारी जरूर कर रहा है ईरान पर पलटवार करने की। यह तरीका कैसा होगा, किस तरह से हमला करेगा, किस तरह से पलटवार करेगा, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ईरान के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई है और आगे की रणनीति के साथ साथ मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। अखिलेश बिल्कुल, और देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के बाहर 2 ब्लास्ट की सूचना हमें मिल रही है। आपको बता दें, खबर यह मिल रही है कि दरअसल कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके हुए हैं। दूतावास के बाहर धमाके पर डेनमार्क पुलिस का बयान भी सामने आया है कि इस धमाके में कोई भी घायल नहीं हुआ है। फिलहाल धमाकों की जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। इजरायली दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विशाल, इस बारे में भी कुछ और जानकारी मिल पा रही है कि इस धमाके के पीछे कौन हो सकता है? देखिए अखिलेश, अभी इसकी जांच की जा रही है और कोपेनहेगन पुलिस ने बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कोपेनहेगन के स्ट्रैंड गर्वेज इलाके में ये 2 ब्लास्ट की सूचना सामने आई है। और क्योंकि इसके बेहद नजदीक ही इजरायली दूतावास है डेनमार्क में, तो इससे संबंधित मामलों की जांच भी कोपेनहेगन पुलिस इस वक्त कर रही है। क्या इस ब्लास्ट का संबंध कोई इजरायली दूतावास से तो नहीं है, इस मामले में भी जांच की जा रही है। और कोपेनहेगन पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि अब से थोड़ी देर में इस मामले में वो एक पूरा बयान जारी करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे और इस ब्लास्ट के पीछे का सच क्या है, यह भी थोड़ी देर में कोपेनहेगन पुलिस के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस क्षेत्र में इजरायली दूतावास मौजूद है डेनमार्क में, कोपेनहेगन में, वहां पर 2 ब्लास्ट की सूचना सामने आ रही है। अब देखिए, ईरान बनाम इजराइल, ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, सवाल ये क्या ये किसी महायुद्ध की दस्तक है? और ये बारूदी दस्तक बीती रात तब हुई जब ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला।
बीती रात जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया, हाहाकार की स्थिति नजर आ रही थी। आसमान मिसाइलों की रोशनी से पट गया था। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। लोग जान बचाने के लिए बंकरों में छिपने लगे। ईरान का हमला जितना बड़ा था उतना ही मजबूत इजराइल का कवच है, यानी उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक्टिव हो गया। दावा यह कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। लेकिन इजराइल अब हमलावर है और ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, जरा समझते हैं। सिन्हा साहब, क्या लग रहा है ये मिडिल ईस्ट के हालात कहां जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसमें और भी कुछ देश इस युद्ध की जद में आ सकते हैं? जय हिंद अखिलेश। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर में जो आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर पिछले साल 2023 से शुरू हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा गुनाहगार तो ईरान ही था। ईरान के IRGC से जिसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया और 3 खास करके आतंकवादी संगठन है जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है और हुतीज हैं, उसको यूज करके एज ए फ्रंट लाइन इनको बना करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो अपने जो निशाने साधना चाहता था वो टोटल डिफीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, आप बता करके किसी को कहते हैं कि हमने बदला ले लिया। इन्होंने 48 आवर्स पहले ही इनको सूचना दे दी गई। इसके पहले भी अखिलेश आपने देखा था जो दमास्कस के अंदर में इन्होंने किया था 1 अप्रैल 2024 के अंदर में, जो इजराइल ने बम्बार्डिंग की थी, उसके एवज में इन्होंने 13 दिन बाद 13 अप्रैल को 300 रॉकेट उस समय फायर किए थे। उस समय भी इन्होंने बता दिया कि हम रॉकेट फायर करने वाले हैं। 48 आवर्स की एडवांस देते हैं नोटिस। तो ये टोकनिज्म जो इस तरह से करते हैं ना, ये सेम चीज पाकिस्तान करना चाहता है अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के साथ। तो ये प्रॉक्सी भी यदि आप करना चाहते हैं, प्रॉक्सी में भी खुल के आना नहीं चाहते हैं जी। अब तो इसको ऐसी बातें, मैं ऐसा मानता हूं कि इजराइल इनको ड्रॉ कर रहा है। और देखिए, अभी इनके ऊपर ये बड़ा है और इसमें कोई ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय, पहले तो क्षेत्रीय था। 7 अक्टूबर को क्या था, वो क्षेत्रीय चीजें थी ना। पूरा उसमें लेबनान भी शामिल था, इसमें यमन भी शामिल था और उन्होंने इजराइल की धरती पे दूसरे भी चाहते थे। पूरा पासा अब 1 साल के अंदर में पूरी परिस्थितियां बदली हैं और कोई जो रीजनल वॉर की नैरेटिव्स हैं, इन नैरेटिव्स के अंदर में ठीक है अमेरिका खड़ा है, वेस्ट खड़ा है और ये जरूरी है क्योंकि आतंकवादी संगठनों को, और कल भारत का एक बहुत बड़ा बयान, बहुत अच्छी, शुरू में 7 या 8 अक्टूबर के 7 अक्टूबर के बाद 8 या 9 तारीख को हमने कहा था कि आतंकवादियों को के ऊपर एक, और कल एक आया है। क्यों एक कल आया? जब आप बताइए हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, ईरान को ये ना फंस चुका है वो, जो आप अब सांप चुचुंदर की आदत हो गई है। तो इसको मेरा मानना है कि इजराइल अभी, क्योंकि ये सब मैनेजिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर होता है, कोई चेंजेस ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है, ये लोग ऐसे ही हैं। तो इनको यदि आपको करना है तो आपको कंट्रोल रखना हो तो इनकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को कम करके मारना होगा, उसको खत्म करने की ट्राई करनी पड़ेगी। कहीं ये जाने वाले नहीं कहेंगे सोच है, सोच तो है ही इनका, ये तो पूरे के पूरे दुनिया पे अपना राज करना चाहते हैं, किसी तरह से करें। ठीक है, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, दरअसल दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, कहा यह गया कि नसरल्लाह हानिया की मौत का बदला है, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये इजराइल की तरफ से बात कही जा रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहला बदला है, ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी, अब ये इजराइल कह रहा है। मतलब आप देख रहे हैं दोनों तरफ से एक इस तरीके की लड़ाई भी नजर आ रही है। बयान जो दिए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हुई तो और बड़ा हमला होगा, ये ईरान कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि जगह और वक्त तय करके कार्रवाई करेंगे। यानी दोनों देशों के जो राजनयिक हैं या फिर जो नेता हैं, उनकी भाषा अगर आप देखें तो उसमें पूरी तरीके से आक्रामकता नजर आ रही है। संजय कुलकर्णी साहब, आपको क्या लग रहा है कि यह लड़ाई और कहां तक जा सकती है? क्या आपको लग रहा है ईरान जिस तरह की भाषा बोल रहा है, अमेरिका तक को ऐसा लग रहा है कि घुड़की दे रहा है, ईरान कहीं और आगे तक बढ़ेगा इस मामले में? धन्यवाद अखिलेश। मैं कहूंगा कि आप देखिएगा कि ईरान जो संप्रभुता की बात कर रहा है, ईरान के बॉर्डर्स पे तो हमला हुआ ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया। और ईरान के ये प्रॉक्सीज हैं जो लेबनान में है या गाजा पट्टी में है या फिर यमन में है, तो ईरान की संप्रभुता पे तो कोई असर अभी तक तो नहीं पड़ा है बिल्कुल भी। हाँ, उनके जमीन के ऊपर हानिया जो कि हमास का पॉलिटिकल लीडर था, उसको उन्होंने मारा है, तो वो तो अलग बात हुई।
जहां ईरान का सवाल है, ईरान ने तो मैं कहूंगा कि जैसे अप्रैल में कहा था वैसे ही अब भी वही कह रहे हैं कि इसके बाद हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम करेंगे, नहीं तो ये इट वाज जस्ट टोकनिज्म, जिसे जैसे सिन्हा साहब कह रहे हैं वही हिसाब किताब है। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, और अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी कहा है, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है इजराइल के लिए, कि वी स्टैंड बाय इजराइल फुली, मतलब हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। उनके उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट को ईरान जो है के मध्य आ रहा है, तो ईरान को उसको ये परेशानी होगी। तो ऐसे हालात में अगर आप देखते हैं कि ईरान जो है, जरूर ईरान को झटका इसलिए लगा है कि ईरान को लगा कि हिजबुल्लाह, जिसको उन्होंने फंड किया, उन्होंने इक्विप किया, उन्होंने ट्रेन किया, और उनको लगा कि एक ऐसा उनके पास मोहरा है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे जब इजराइल डाकफुट पर होगा, पर वो तो हुआ नहीं। और 7 अक्टूबर से जिस प्रकार से लगातार हिजबुल्लाह जो है इजराइल के ऊपर हावी हो रहा था, नॉर्दर्न इजराइल में, जहां से तकरीबन उनके 70,000 लोग पलायन कर चुके हैं नॉर्दर्न इजराइल में ही, वैसे ही सदर्न लेबनान में भी 1,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं। तो इजराइल को एक लग रहा है कि किस प्रकार से 1 साल से ये जो लोग पलायन कर गए नॉर्दर्न इजराइल से, उनको वहां कैसे बसाया जाए। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी खबर है सर, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। ईरान पर इजराइल जल्द कर सकता है बड़ी कार्रवाई। अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के जो तेल डिपो हैं उस पर हमला कर सकता है इजराइल। ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी आर्थिक तौर पर अब कैसे नुकसान पहुंचाया जाए ईरान को, जो उसके इससे जुड़े प्रतिष्ठान हैं उस पर हमला कर सकता है। ये खबर आ रही है, इजराइल टारगेट कर सकता है ईरान के तेल डिपो को। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी विशाल से। विशाल, क्योंकि ईरान ने जब से इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है उसके बाद से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही कि इजराइल कोई बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, जवाबी हमला होगा ये, और पलटवार बहुत बड़ा हो सकता है ईरान के ऊपर। इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कल इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी एक बड़ी बैठक की थी, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ में बैठक की थी, और इजराइल के रक्षा मंत्री खुद कमांड सेंटर में मौजूद थे, और तमाम जो रणनीति है वो इजराइल ने तैयार की है। और अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि ईरान के तेल डिपो पर इजराइल हमला कर सकता है, लेकिन इजराइल किस तरह से यह हमला करेगा इस पर और ज्यादा डिटेल्स अभी आना बाकी है। पर यह जरूर माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। न सिर्फ मिसाइलें दागी हैं बल्कि इजराइल को उकसाने का भी प्रयास किया है, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के राष्ट्रपति के बयान सामने आए हैं। जी, और देखिए युद्ध का गणित जिस तरीके से बदलता जा रहा है पूरी दुनिया में, अब टेक्नोलॉजी पर आधारित भी लड़ाइयां हो रही हैं और आर्थिक तौर पर भी होती हैं। शायद ये एक बड़ी वजह हो कि खबर आ रही है कि ईरान के तेल डिपो को निशाना कर सकता है इजराइल। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल पर हमले के बाद अब ईरान की संसद में जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। यानी ईरान देखिए किस कदर खुश है, वहां पर संसद में जश्न का माहौल देखने को मिला है। इजराइल पर जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई है उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है, लेकिन आप देख रहे हैं ईरान की संसद के अंदर की तस्वीर। शहीद इस्माइल हनीये و شهید حاج قاسم سلیمانی درود می‌فرستیم و به همه همرزمان خود در جبهه مقاومت به ویژه در لبنان و غزه اطمینان می‌دهیم که ما تا پیروزی قدس شریف در کنار شما خواهیم ماند و راه شهدای مقاومت را ادامه خواهیم داد. ما این روزها بیشتر از همیشه این تذکر خداوند متعال در قرآن کریم را لمس می‌کنیم. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।